तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं जो है वो फीडबैक लेना चाहूँगा कि आप इसकी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चौधरी कैसर जो आईडी शो हो रही है, ये ज़रा बताएं कि जो मदरसा देवबंद है ये किसने और कब कायम किया था। सर मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी ने 30 मई 1866 को। ठीक है, लेकिन ये मैंने इनसे पूछा था चौधरी कैसर। अच्छा, उससे नीचे है। ठीक है, शाबाश। फिजा नकवी, आप ज़रा बताएं कि ये एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। सर जी सर एम्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में होते हैं। लाइक किसी कंट्री के एम्स सेट किए जा रहे हैं, फिर गोल्स उसके बाद होते हैं। यानी गोल्स आप एक स्कूल के जो भी आप सेट कर रहे हैं वो स्कूल लेवल तक हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके कंटेंट रिलेटेड हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल पे कैसे हो सकता हाँ जी सर, स्कूल के गोल्स हो सकते हैं, जिस तरह के स्कूल में नज्म ज़ब्त कायम किया जाए, जिनको अचीव किया जा सके, वो गोल्स होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो उससे थोड़े कम लेवल पर एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कंटेंट के हो सकते हैं, जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर या एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अचीव किए जा सकें। है। और कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरी इन माय ओपिनियन सर जो सर आवाज नहीं एम्स आ है रही। हमारे, ये नेशनल लेवल पे होते ठीक है, सर। बोलें। एम जो है वो नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे अच्छा पाकिस्तानी बनाना, अच्छा मुसलमान बनाना। जो गोल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को अच्छा देना है, और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो समझ लें कि क्लासरूम लेवल पे, जहाँ पे कंटेंट जैसे हमारे जो चैप्टर्स होते हैं सिलेबाई में या करिकुलम में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपने लिखे होते हैं। तो अगर हम इसको अगो एजीओ अगो की सूरत में याद रखेंगे शायद इजीली हम याद रख पाएंगे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, ये गफ्फार हुसैन, आप सिर्फ इतना बताएं कि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म कौन सी है। गफ्फार हुसैन। शायद नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद है जवेरिया कंबल। आप बताएं कि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म कौन सी है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ किसी की तरफ भी नहीं आ रही मेरी। सर आ रही है। सर आ रही है। सर आवाज आ रही है आपकी। ये सर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं सर। सर ठीक। ऑब्जेक्टिव सबसे स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पहले बनाते हैं मतलब किसी काम के करने के लिए, तो फिर हम नेक्स्ट मतलब काम शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये कायनात फातिमा, आप थोड़ा बता दें कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, SLOs क्या होते हैं। सर SLOs जो होते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हैं मिस्टर फैसल। जी फैसल साहब, जी आप बता दें कि स्मार्ट की टर्म जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने यूज़ की थी, स्मार्ट, इसका बारे में थोड़ा बता दें कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होते हैं, इससे क्या मुराद है। स्मार्ट से सर मुराद है कि एस फॉर स्पेसिफिक हो, ठीक है। मेजरेबल हो, अटेनेबल हो। आर से मुझे याद नहीं है दोबारा, और टाइम बाउंड हो, ठीक है। रेलेवेंट। आर से relevant, ठीक यानी है कि वो जनाब। चीज स्पेसिफिक शुक्रिया सर। अच्छा, इसको हम टाइम। आगे स्टार्ट करते हैं आज।
ये फैसल साहब जो हैं ये मेरे क्लास फेलो भी हैं फिल में। एजुकेशनल पॉलिसीज जो है हमने आज ये स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये सबसे पहली जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, ये जो आज हमने जिनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल कमीशन है 1959 का, फिर एजुकेशनल पॉलिसी है 69 की, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी है 72 की, फिर एजुकेशन पॉलिसी है 79 की, 92 की पॉलिसी, 98 की पॉलिसी सर और वॉइस डिस्टॉर्शन हो। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अगर ये किसी की तरफ नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो अगर मेरी तरफ इशू होगा तो ज़ाहिर साहब की तरफ आवाज़ नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947। 27 नवंबर से दिसंबर 1947 में, 1 दिसंबर 1947 तक जो है ये हुई थी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी बेटा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। इसको घर ले जाओ भाई को। अच्छा, ये 1947 की जो इसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसके हवाले से जो सबका पेपर में मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो ये इसकी आपने डेट याद रखनी है, लेकिन ये एक पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें ये इसकी डेट पूछी गई थी। ठीक है, उसके अलावा इसकी सदारत जो है वो इसके चेयरमैन थे मौलाना फजलुर रहमान। ये 1947 की कॉन्फ्रेंस जो है ये क़ायद आज़म की एडवाइस पर हुई थी, और जो उस वक्त वज़ीर तालीम थे ये फजलुर रहमान थे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही अरसलान साहिब। अच्छा, इसकी सदारत जो की थी वो फजलुर रहमान ने की थी। क़ायद आज़म जो है वो उस वक्त इसमें खुद शामिल नहीं हुए थे,
लेकिन उनकी तरफ से एक जो है पैगाम मैसेज जो है वो उनका पढ़ के सुनाया गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसमें जो कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 दिन ये कॉन्फ्रेंस जारी रही, तो इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस पेश की गई थी वो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पर है कंपलसरी 6 ईयर फ्री प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी। ठीक है, मतलब वो सारे बच्चों के लिए ज़रूरी होगा कि वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लाजमी हासिल करें। उसके बाद है फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन एज 3 to 4 प्राइवेट सेक्टर शुड बी इनकरेज्ड, कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्री प्राइमरी की एज जो है वो बताई गई कि 3 से लेके 4 ईयर के बच्चे जो होंगे, 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे, उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी और वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुहैया करेगा प्री प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद है इसमें इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई। एक तो ये आज काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज जो हैं वो वॉइस के इशू के हवाले से आ रहे हैं, तो शायद कोई नेटवर्क का इशू है। यस सर, वॉइस डिस्टॉर्ट हो। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, और इसको कोई किसी की बात की समझ नहीं आती तो वो ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, तो इंशाल्लाह किसी की ना समझ आए तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर आवाज नहीं आ रही। अब इशू ये है कि या तो मेरी तरफ अगर नेट खराब हो तो फिर तो किसी की तरफ भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। यस सर, हमारी तरफ तो आ रही है। अगर सिर्फ सर दो मुझे चार क्लियर आ रही है। अगर सिर्फ 2-4 लोगों की तरफ आवाज़ ठीक नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि उनका नेट जो है वो ठीक नहीं चल रहा, तो वो टेंशन ना ले। मैंने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है उस रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ ठीक रिकॉर्ड हो रही होगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको वो सुन सकेंगे, दोबारा भी इसको सुन सकेंगे। सर दोबारा क्लास ज्वाइन करने से भी अक्सर वॉइस का इशू ठीक हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कर लें कि जिनकी तरफ ये वॉइस ठीक नहीं आ रही वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन होकर देख लें। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ये वही इदारा है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिसको आजकल हम HEC कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन का क़याम जो है वो 1947 में ही हो गया था, लेकिन उस वक्त इसका नाम जो तजवीज़ किया गया था वो था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो उसके बाद ये थोड़ा सा HEC के हवाले से मैं बहुत से लोगों को इस हवाले से जो है वो जाती है। अगर आप HEC की अपनी वेबसाइट भी ओपन करें और वहाँ पे उसकी जो हिस्ट्री है वो दी गई है उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे उनका यही लिखा गया है कि HEC का इदारा जो है वो 1947 में बना था। ठीक है, वेबसाइट पे जो उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है हायर एजुकेशन कमीशन की, उस पर जो मेंशन किया गया है। तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि वो इदारा जो है वो बना 1947 में था, लेकिन उस वक्त उसका नेम जो है वो था इंटर यूनिवर्सिटी। बाद में 1958 में उसका नाम जो है वो चेंज करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सॉरी 1972 की पॉलिसी में उसका 1974 में नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखा गया था नाम। ठीक है, 1958 में भी ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो बनाया जाए, लेकिन वो नाम उसका चेंज जो एक्चुअल हुआ था वो 1972 की पॉलिसी के अंदर 1974 के लगभग शायद नेम चेंज हुआ था। ठीक है, और HEC का नाम जो है ये 2002 में उसको नाम दिया गया हायर एजुकेशन कमीशन का। इसके अलावा एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाने की बात की गई थी, रिकमेंडेशन दी गई थी, और कंपलसरी फिजिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग। तो 1947 की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि स्कूल और कॉलेज की सतह पर जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी।
ठीक है। इसके अलावा जो मुल्क है उसके अंदर खानगी को या लिटरेसी को फ़रोग देने के लिए इन्होंने कहा था, ये रिकमेंड किया गया कि स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की जाएं जो है एडल्ट्स, उनके लिए बालिग लोगों के लिए जो क्लासेस वगैरह हैं वो स्टार्ट की जाएं। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वुमेन के लिए वो कायम करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए काउंसिल कायम करने की सिफारिश की गई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च के हवाले से मरकजी सतह पर एक इंस्टीट्यूट कायम करने की सिफारिश की गई थी 1947 की पॉलिसी में। ठीक है, इसको मैं दोहरा देता हूँ कि 6 साल तक के बच्चों को 6 साल की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी और फ्री होगी। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले की जाएगी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाएगा। फिजिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी होगी। जो एडल्ट्स की क्लासेस है वो शुरू की जाएंगी। वुमेन के लिए 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन के लिए काउंसिल कायम की जाएगी और इस्लामिक रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन थी 1947 की पॉलिसी की। उसके बाद जो सेकंड कमीशन बना था और ये पाकिस्तान में पहला एजुकेशन कमीशन था, पहला कमीशन जो था जो तालीम को डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने दी थी। अपनी रिपोर्ट जो है वो ये लिखा हुआ मेंशन मैंने किया हुआ है 364 पेजेस के ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी कमीशन ने अपनी। कमीशन वाज सेट अप ऑन 30 दिसंबर 1958, 30 दिसंबर 1958 को ये कमीशन बना था। ये सदर अयूब का दौर बनता है, उसने ये कमीशन बनवाया था और इस कमीशन की सरबराही जो है वो SM शरीफ के जिम्मे थी। कमीशन रिपोर्ट वाज एक्सटेंडेड अप टू 364 पेजेस अबाउट 27 एजुकेशनल चैप्टर्स। ठीक है, 364 सफ़ात की एक तफसीली रिपोर्ट थी जिसमें 27 चैप्टर जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से शामिल किए गए थे। तो इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें पहले नंबर पर आए रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर, के टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर कायम किए जाएं। ठीक है, एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर्स, ये इसका मौजूदा नाम क्या है, कोई बता सकता है? सर ये जो डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग नहीं है ये जो कैड, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त इसका नाम था एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर। बिल्कुल ठीक है, एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर ये 2002 में इसका नाम जो है वो DSD, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट जो है उसका नाम दिया गया और अभी मेरे ख्याल में 2-1 साल पहले इसका नाम जो है वो ये PTI की गवर्नमेंट के अंदर चेंज करके ये कैड किया गया इसका नाम। अच्छा, सर ये प्लीज एजुकेशनल PTI की गवर्नमेंट में क्या नेम दिया? कैद आज़म अकेडमी फॉर, ये क्या नाम है पूरा, एजुकेशनल डेवलपमेंट। सर एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर्स, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ओके सर, थैंक यू। ये मौजूदा नाम है इसका जो आजकल चल रहा है, ये नाम है। ये टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज वगैरह जो सारे और ये SMC से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह जो हो रही थी पंजाब के अंदर, ये सारी की सारी ये डील कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट वो इनको डील करता था। कोर्सेज PTI की गवर्नमेंट में सर जैसे नैपटेक कोर्सेज, नहीं मैंने कहा यार ये सिंगल नेशनल करिकुलम वगैरह के हवाले से जो ट्रेनिंग वगैरह थी वो ये करवा रहे थे। टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं। ओके सर। सर रीसेंट नेम क्या है? वो आवाज सही नहीं आई। कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा सेपरेट बोर्ड फॉर इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड जो है वो अलग अलग बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका ये था कि जो कॉलेज से इंटर की क्लासेस जो है उनको अलग किया जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी वो ग्रेजुएशन क्लासेस को डील करे और ग्रेजुएशन से नीचे वाली क्लासेस जो है उनको इंटरमीडिएट या सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड जो है वो उसको डील करें।
ये रिकमेंडेशन जो है ये तकरीबन वही रिकमेंडेशन है जो इससे पहले हमने वुड डिस्पैच में भी पढ़ी है। चार्ल्स वुड ने भी ये रिकमेंड किया था उस वक्त 1854 में। अच्छा, उसके बाद जो है वो पायलट स्कूल कुछ ओपन किए गए थे। इसके अलावा इन्होंने टेक्स्ट बुक बोर्ड कायम करने की सिफारिश की थी। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या इस तरह के जो टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं पीटीबी का जैसे ये इदारा है, तो ये इसकी पहली दफ़ा रिकमेंडेशन जो है ये 1959 की पॉलिसी में हुई थी। और ये जो पहला टेक्स्ट बुक बोर्ड बना था ये मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा, गलबन ये 1962 में बना था, 1962 में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है ये 1969 की पॉलिसी है। ये एयर मार्शल नूर खान उन्होंने पेश की थी, लेकिन उस वक्त जो है वो मुल्क के हालात, मतलब वो 1971 की जो है इंडिया के साथ एक क्लैश सर हुआ। ये और पायलट स्कूल का क्या मकसद है सर? ये कोई पायलट प्रोजेक्ट होगा कि स्कूलों की हालत बेहतर वगैरह करने के लिए। मजीद इसको देख लेंगे, निकाल लेंगे डाटा को इसके वजह से। अच्छा, उसके बाद जो ये जो पंजाब में हम्म? कायम किया गया था वो वाले पायलट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में पायलट स्कूल है सर। ये पायलट स्कूल और जो कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो ये सदर अयूब के दौर में बनाए गए थे पंजाब के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये 1969 की पॉलिसी जो है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, ना ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट है और इसको कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया था। सिर्फ डेट जो है वो आप इसके हवाले से देख लें। और ये एयर मार्शल नूर खान जो है उन्होंने ये पॉलिसी पेश की थी। उसके बाद जो है वो है 72 की पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। This policy was presented by Minister of Education Abdul Hafiz Pirzada. एक्सक्यूज मी सर, जी बोलें। सर अगर क्वेश्चन आए कि पहली नेशनल पॉलिसी तो हम 72 लिखेंगे या 69 लिखेंगे? 69 में पॉलिसी तो प्रेजेंट हुई थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, तो पहली पॉलिसी तो 69 की। अगर ऑप्शन के अंदर 69 आता है तो फिर आप 69 ही लिखें। जी। और पहली कॉन्फ्रेंस अगर आए तो वो हम 1947 लिखेंगे। 1947 की, और पहला कमीशन जो है वो 1959 का है। जी 30 दिसंबर 1958 को बना था। ठीक है। 1972 की पॉलिसी जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर हुकूमत में पेश की गई थी और उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, उन्होंने ये पॉलिसी पेश की थी। तो इस पॉलिसी के मुताबिक जो एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे एजुकेशन सिस्टम के, वो थे फोकस ऑन आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, के आइडियालॉजी या नज़रिया पाकिस्तान जो है उसके हवाले से तलबा को रहनुमाई फराहम की जाएगी। इसके अलावा जो कुछ रिकमेंडेशन थी उसमें था कि एजुकेशन विल बी फ्री एंड यूनिवर्सल अप टू सेकेंडरी लेवल, के फौरी तौर पर उन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन को फ्री करेंगे सेकेंडरी लेवल तक, 10वीं क्लास तक एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि मुल्क के तमाम बच्चे जिनकी स्कूल जाने की एज है, मतलब 15 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे हमारे तालीम हासिल करेंगे और मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। और 1979 के बाद इन्होंने कहा था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो भी फ्री होगी। इसके अलावा नई यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने कायम करने की सिफारिश की थी मुल्तान, सैदुल शरीफ और सक्खर के अंदर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वही है जिसका जिक्र पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से आया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने की सिफारिश की गई और उसको एस्टेब्लिश इन्होंने जो बनाया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो नेम चेंज हुआ उस इदारा तो वो पहले से मौजूद था, तो वो 1974 के अंदर हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ये पीपल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की 74 के अंदर।
जिसका मौजूदा नाम जो है वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये 1974 में कायम हुई थी, पॉलिसी 1972 की थी, और बाद में जब ये हुकूमत आई ज़िया-उल हक की, तो ज़िया-उल हक ने इसका नाम जो है वो चेंज करवा के 1978 की पॉलिसी के अंदर 78-79 में तो पीपल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया। इसके अलावा इन्होंने कंप्रीहेंसिव ये ज़ियाउल स्कूल, हक ने किया था नेम चेंज? हाँ ज़िया-उल हक ने किया था, ठीक है। पीपल पार्टी के वो चूंकि अगेंस्ट थे तो उन्होंने वो पीपल का लफ्ज जो है वो उसके साथ से हटा के उसकी जगह अल्लामा इकबाल का नाम लगा दिया। सर नेम चेंज 1979 या 78 इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? वो पॉलिसी पेज 78 में हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 79 में हुई थी, इसलिए 79 ही उसको करें आप। इसके अलावा कंप्रीहेंसिव स्कूल, ये इनका प्रोजेक्ट था। जैसे हमने पढ़ा है कि पैलेट स्कूल का प्रोजेक्ट जो है वो उसने स्टार्ट किया था सदर अयूब ने, तो इन्होंने कंप्रीहेंसिव स्कूल जो है वो ओपन किए थे। इसके अलावा इसमें ये रिकमेंड किया गया था कि 4% ऑफ GDP विल बी यूज्ड इन एजुकेशन एज एडवाइज्ड बाय यूनेस्को, कि यूनेस्को ने जो 4% GDP कहा हुआ है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए यूनेस्को की शरह है 4%, और जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उनके लिए क्या शरह है यूनेस्को की? सर ये लगातार 7%। हाँ 7%। ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जो है ना मैंने पास्ट पेपर में अटेम्प्ट किया हुआ है, लेक्चरर के या हेडमास्टर के पेपर के अंदर कंसेक्टिवली ये क्वेश्चन सर पूछा प्रीवियस जाता है। क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन किस तरह से होता है? मतलब ये हो सकता है कि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनमें एजुकेशन के लिए GDP कितना अलाट होना चाहिए, यूनेस्को ने कितना रिकमेंड किया हुआ है, तो वो है 4%। अगर ये तरक्की याफ्ता ममालिक का पूछा जाए तो वो है 7%। और ये यूनेस्को के हवाले से एक बार और ये क्वेश्चन इसको किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को का इजलास कब हुआ था, जिसमें ये 4% यूनेस्को ने कहा था कि 4% होना चाहिए, तो वो 1960 में हुआ था इजलास यूनेस्को का। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये इसी हवाले से और लगातार आते रहे हैं। 60 हमें ना वैसे चाहिए सर कि आप ये नोट्स जो है ना निकलवा के सारे रख लें, और जो आप एक्स्ट्रा बोलते हैं ना वो नोट कर लिया करें। आज तो हम नोट नहीं वैसे कर सकते ना, कल भी किया, इंशाल्लाह सुबह से करेंगे। तो इसके लिए चाहिए कि आप ये पेंसिल वगैरह साथ रखा करें, और ये मैंने कल सेंड कर दिए थे नोट्स ग्रुप में, कल के किए हुए हाँ जी, सेंड कर। इंशाल्लाह सुबह इसके ना प्रिंट निकलवा के जो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर नोट कर लिया करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसमें NCC, ये स्टार्ट करवाई थी 1972 में। जी NCC क्या है? ये है नेशनल कैडेट कोर NCC। ये एक तरह की जो है ना वो फौजी ट्रेनिंग वो स्टूडेंट्स को दी जाती थी कॉलेज लेवल पे। जो थोड़ी सी हमारी एज के लोग हैं 1980-85 के दरमियान वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा लोगों को, जो जब वो कॉलेज में जाते थे तो वो कुछ 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए उनको एक यूनिफॉर्म फौजियों की तरह की मिलती थी, वो पहन के जाते थे, और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती थी, असला वगैरह चलाने की भी उसमें उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी कुछ। तो ये नेशनल कैडेट कोर है, इसको रिकमेंड किया गया था 72 के अंदर। इसके अलावा एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, लिटरेसी इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी है 79 की पॉलिसी। ये दी थी उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मोहम्मद खान होती। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसमें है लॉयल्टी टू इस्लाम एंड पाकिस्तान, कि इस्लाम और पाकिस्तान के साथ जो है वफादारी, ये इस पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट काम जो इस में किए गए थे पॉलिसी के अंदर, वो ये था कि 30,000 नए स्कूल जो हैं वो कायम किए गए। इसके अलावा 5,000 मास्क स्कूल और 5,000 माला स्कूल जो हैं ये कायम किए गए थे 1979 के पॉलिसी। ये मास्क स्कूल जो हैं ये मकतब स्कूल या मास्क स्कूल इनको कहते थे, मस्जिदों के अंदर ये स्कूल कायम किए गए थे।
और वो फर्स्ट पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक जो है वो बच्चे वहाँ से मस्जिद के अंदर तालीम हासिल करते थे, स्कूल की तालीम भी हासिल करते थे। इसके अलावा रूरल वर्कशॉप स्कूल जो है 1000 स्कूल ये कैंप किए गए थे, और क्या सिफारिश की गई थी कि उर्दू मीडियम जो है सेकेंडरी लेवल तक उर्दू मीडियम में बच्चे तालीम हासिल करें, इसकी सिफारिश की गई थी। इसके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन NEC, ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, ये एक एजुकेशन को देखने के लिए इन्होंने काउंसिल कायम की थी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। और इसके अलावा एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए कॉलेज कायम करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हुई हुई है वो है कि नई रोशनी सर के ये नाम से मकतब इन्होंने स्कूल भी कुछ होते हैं। मास्क स्कूल कहलाता है। अब मास्क स्कूल और मकतब स्कूल तकरीबन ये सेम टर्म ही है। ये मस्जिद के अंदर तीसरी क्लास तक बच्चों को तालीम देते थे। इसके अलावा ना नई रोशनी भी है, कुछ स्कूल से नई रोशनी के नाम से एक नए स्कूलों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1982 या 83 में, मतलब इसी पॉलिसी के अंदर आते हैं वो भी ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। और ज़ियाउल हक के दौर में एक जो और चीज़ पे फोकस किया गया था वो था स्पेशल एजुकेशन। ये भी आप साथ नोट कर लें, स्पेशल एजुकेशन पे भी ज़ियाउल हक ने जो है वो बहुत फोकस किया था स्पेशल बच्चों के ऊपर। उसकी वजह क्या थी भला? सर उसकी वजह थी सर कि क्योंकि उसकी उनकी डॉटर है वो शायद स्पेशल चाइल्ड थी तो इसलिए। हाँ बिल्कुल, उनकी एक बेटी जो है वो स्पेशल चाइल्ड थी तो इस वजह से वो स्पेशल एजुकेशन के ऊपर भी सर जो है उनका काफी उसका फोकस रहा। नेम बता सकते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या नेम। सर उसकी बेटी का भी आ जाता है आई थिंक, पेपर में मैंने पढ़ा था एक दफा, जो अच्छा स्पेशल ठीक, चाइल्ड चलो थी। देख लीजिएगा साथ करके। जी, वो देख लेंगे। अच्छा उसके बाद 1992 की पॉलिसी। सर इन्होंने इसमें पॉलिसी में यूनिफॉर्म नहीं लाजिम किया था 1979 और 80 की पॉलिसी में। कौन सा यूनिफॉर्म स्कूलों के अंदर? सर वो यूनिफॉर्म कह रहे थे कि यूनिफॉर्म लाजमी होगा। वो ये जो वो पढ़ा था मैंने, मलेशिया की शलवार कमीज पहनेंगे, मतलब ये ब्लू और जो अब गवर्नमेंट में चल रहा है वो वाला इन्होंने लाजिम किया था 1979 की अच्छा पॉलिसी में। ठीक है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये भी बाकी तमाम भी ये नोट कर लें कि वो मलेशिया की शलवार कमीज का जो एक स्कूल यूनिफॉर्म होती थी खाकी कलर की वर्दी जो होती थी पहले। सर ब्लू वाली जी तो उस वक्त ये ब्लू और वाइट इसमें कहा गया था ना जो गवर्नमेंट में अब चल रही है। ब्लू यस वो इन्होंने कहा था 1979 की चलो पॉलिसी में हाँ, कि ये मतलब ब्लू लाजमी। वाइट थी, बाद में फिर कुछ अर्से के लिए खाकी कलर जो है खाकी कलर की वर्दी भी फिर कुछ अर्से के लिए स्कूलों में चलती रही थी। तो ये ब्लू और वाइट आप कह रहे हैं कि ये ज़ियाउल हक के दौर से ये नाफिज हुई थी। जी सर ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद 1992 की पॉलिसी, ये जो उस वक्त मिनिस्टर थे सैयद फ़खर इमाम, इन्होंने पेश की थी ये पॉलिसी। और इसमें के जो मकासद थे 1992 की पॉलिसी के अंदर, इसमें था इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्नाइज, के हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो जदीद बनाएंगे। करिकुलम फॉर क्लास 1 to 3 शुड बी इंटीग्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पास पेपर में पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो किस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम पहली बार जो है वो 1992 की पॉलिसी में किया गया था। इसके अलावा इस पॉलिसी में ये कहा गया था कि क्लास 1 से लेके 5 तक नाज़रा कुरान बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के अंदर ड्रॉप आउट कम करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम का एक वर्ड ऊपर आया है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है जिसमें हम मुख्तलिफ जो बुक्स होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक बुक की शक्ल में ले आते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट को लिंक कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 8 क्लास में जनरल साइंस की बुक है तो उसके अंदर बायो भी है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री भी है, तो वो सारी बुक्स को मिला के एक बुक बनाई गई है। तो 1, 2 या 3 क्लासेस में जो है वो होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम, ताकि बच्चों का जो बैग लोड है उसको कम किया जाए।
कि ज़्यादा किताबें होंगी तो बच्चे जो है उनका बैग का वज़न जो है वो बढ़ जाता है, तो उस हवाले से अब भी मेरे ख्याल में स्कूलों के अंदर इस्लामियात की किताब का इजाफा किया गया, तो टोटल 3 क्लास तक मेरे ख्याल में 4 बुक्स होती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उससे ऊपर जो है फिर वो किताबों को सर नहीं पढ़ाया रिसेंट जाता। भी तो यही है ना, इंटीग्रेटेड बुक्स है। हाँ, इंटीग्रेटेड करिकुलम है रिसेंट भी। ठीक है, इसके ऊपर ना इंडिया के अंदर एक कमीशन बना था, यशपाल कमीशन। यशपाल एक एजुकेशनिस्ट है इंडिया के, उनकी सरबराही में इंडिया में एक कमीशन बना था। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि प्राइमरी क्लासेस में जो है वो इंटीग्रेटेड करिकुलम लगाया जाए। और ये यशपाल कमीशन का क्वेश्चन जो है ये भी एक पेपर में आया हुआ था, पास्ट पेपर में। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था यशपाल, YSHPAL, यशपाल कमीशन के हवाले से जो क्वेश्चन आया था उस पेपर में, वो ये था कि उनका स्लोगन क्या था यशपाल कमीशन का। तो उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो था कि बच्चों के बैग का वजन कम किया जाए। ठीक है, बच्चों का बर्डन जो है वो कम किया जाए, इसका ये उनका मेन फोकस था यशपाल कमीशन का। सर अभी यही इसके हुआ है अलावा एक जो कि दूसरी टर्म इसमें ये ड्रॉप हो, जियो और हिस्ट्री की सर वो बुक इन्होंने मतलब कर दिया, तो जीके में वो वापसी का हमें कर दिया, ये भी इंटीग्रेटेड करिकुलम में आता है। हाँ इंटीग्रेटेड में 3 क्लास तक, 3 क्लास तो जनरल नॉलेज की बुक है ना, उसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, उसमें जीके भी है, उसमें जनरल साइंस भी थोड़ी बहुत शामिल की गई है ना, तो एक बुक के अंदर। अच्छा, उसके बाद है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? सर किसी चीज को निकालना, आई थिंक सो, बच्चों की ज्यादा होगा जो ना। अटेंडेंस वो कम करना, गैर हाजिर सर अटेंडेंस स्कूल को से कम करना, सर्टिफिकेट। एनरोलमेंट ज्यादा लेना करना बच्चों की। ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा आपके पास, किसी बच्चे का एडमिशन हो और वो अपनी जो एजुकेशन है, जिस लेवल तक आपका स्कूल है उस लेवल तक एजुकेशन हासिल किए बगैर वो स्कूल से चला जाए किसी भी वजह से, तो वो ड्रॉप आउट में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप प्राइमरी स्कूल में हैं और आपके पास 1 क्लास में 40 बच्चे हैं, 2 क्लास में आपके पास 20 बच्चे रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ड्रॉप आउट जो है वो 50% है। ठीक है, तो वो ड्रॉप आउट कम कब होगा? जब आप उन सारे बच्चों को 5 क्लास तक लेके जाएंगे, फिर वो अगले स्कूल में जाएंगे। तो ये ड्रॉप आउट को कम करने तो की सर बात की अभी गई थी यही है 9। ना कि हाँ रिटेंशन यही है, आपकी पूरी हो, जितना यही वाला बिल्कुल। सिस्टम। हाँ, ड्रॉप आउट का जो मुतजाद बनेगा वो रिटेंशन होगा, कि अपने बच्चों को स्कूल में रोक के रखना है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी डायरेक्टोरेट एट नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल। तो 1992 की पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको एक मरकजी हैसियत देने के लिए प्राइमरी और मरकज की सतह पर प्राइमरी डायरेक्टोरेट कायम किए गए। ठीक है ना, ये उस वक्त ये सेंटर तर्ज की इन्होंने पेपर वगैरह लेने भी स्टार्ट किए थे। तो जिस तरह अब ये पैक बना हुआ है, तो ये पैक की तरह का ये एक इदारा था प्राइमरी डायरेक्टोरेट। इसके अलावा SMC ये 1993 में बनना स्टार्ट हुई थी, 1992 की पॉलिसी के अंदर। SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज भी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज उस वक्त इनका नाम था, फिर 2002 में इसका नाम जो है वो चेंज करके स्कूल काउंसिल कर दिया गया। तो अब मौजूदा नाम इनका जो है वो स्कूल काउंसिल है। सर कब चेंज किया नेम? 2002 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में जो आ चुका है 1992 की पॉलिसी के हवाले से, वो है कि कंप्यूटर एजुकेशन को पहली बार किस पॉलिसी में मुतारिफ करवाया गया। तो ये भी 1992 की पॉलिसी है, इसको नोट कर लें, ये स्लाइड में मेंशन नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन या को मतलब फ़रोग़ देने की जो बात पहली दफ़ा की गई थी वो 1992 की पॉलिसी में थी। तो उसके बाद है एजुकेशन पॉलिसी 1998। ये उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे सैयद गौस अली शाह साहब, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने ये पॉलिसी पेश की थी। तो
इस पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं उनमें एक NTS इंट्रोड्यूस करवाया गया। NTS का इदारा टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो है उन्होंने कहा कि जो टीचर वगैरह भर्ती होंगे वो इस इदारे के जरिए भर्ती, तो एक इदारा बनाया जाए, तो वो NTS का इदारा जो है वो कायम किया गया। इसके अलावा प्राइमरी एंड मिडल मार्च एज एलिमेंट्री एजुकेशन, कि पहले होती थी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन, तो इन्होंने प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन को मर्ज करके उसको एक नाम दिया एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं 1 से 5 तक क्लासेस और मिडिल एजुकेशन में होती हैं 6, 7 और 8 क्लासेस, जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसमें होती है 1 से 8 तक क्लासेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स पॉलिटेक्स पर बैन लगाया गया। ड्रॉप आउट रिड्यूस करने की बात इस पॉलिसी में भी की गई, जैसे प्रीवियस पॉलिसीज की तरह। जो टीचर्स का एब्सेंटीज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया। मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स बनाए गए। ठीक है, कुछ मॉडल स्कूल जो है ये शहबाज शरीफ ने शुरू करवाए थे पंजाब में, जो ये 2008 में भी जब इनकी हुकूमत आई थी तब भी ये बनवाए गए थे। इससे पहले 1998 में भी इनका मॉडल स्कूल्स का प्रोजेक्ट था। इसके अलावा 1998 की पॉलिसी में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर प्रोजेक्ट मेथड रिकमेंड किया गया। सेकेंडरी एजुकेशन पे बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के जरिए तालीम दी जाए। और एक एजुकेशन सर्विस कमीशन बनाया गया। एजुकेशन सर्विस कमीशन का काम था कि वो स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद को देखकर और टीचर्स की तादाद को मद्देनजर रखते हुए नई जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह होनी है उनको फाइनलाइज करेगा, बताएगा किस एरिया में कितने मजीद टीचर्स जो है उनकी भर्ती होनी है। तो उस हवाले से एक एजुकेशन सर्विस कमीशन बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी है 2009 की पॉलिसी है जी। उस वक्त जो मिनिस्टर थे अमीर हज़ार खां बजरानी, ये नाम इसका भी मेंशन नहीं किया गया स्लाइड में। अमीर हज़ार खां बजरानी जो थे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने पेश की थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 2008 के अंदर, और ये आखिरी पॉलिसी थी जो नेशनल लेवल पे आई। और इसके बाद जो है वो जो आइन में तरमीम हुई थी और उस तरमीम के नतीजे में सूबों को जो खुद मुख्तारी दी गई, तो उसमें एजुकेशन का महकमा जो है उसको सूबाई सतह का महकमा बना दिया गया था। जिसके बाद कोई सिवाय ये SNC की पॉलिसी जो आई है अब ये सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके अलावा कोई कंबाइंड पॉलिसी जो हमें वो नज़र नहीं आती नेशनल लेवल पे। तो इस तरह से ये मतलब जब ये कह लेंगे ये एक आखिरी पॉलिसी थी जो नेशनल लेवल पे दी गई। अच्छा, उसके इसमें ये कहा गया था कि जो नए टीचर भर्ती होंगे उनके लिए B.Ed लाजमी होगा। इसके अलावा फ्री एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015 एंड मैट्रिक 2025 कि 2000 इसमें ये टारगेट रखा गया था 2009 में कि 2015 तक हमारे तमाम बच्चे जो हैं जिनकी एज प्राइमरी स्कूल में जाने की एज होती है 4 से 9 साल के बच्चे जो होते हैं वो तमाम के तमाम बच्चे स्कूलों में दाखिल होंगे। और 2025 तक तमाम बच्चे जिनकी जो कि सेकेंडरी एज के बच्चे होते हैं 9 से 16 साल के एज के बच्चे जो होते हैं वो स्कूलों के अंदर होंगे। मतलब स्कूल एज का कोई बच्चा भी जो है वो स्कूल से बाहर नहीं होगा। इंक्रीज एजुकेशन एक्सपेंडिचर अप टू 7% ऑफ GDP बाय 2015। तो इसमें ये कहा गया था कि हम जो एजुकेशन बजट है उसको 7% तक लेके जाएंगे, कि 4% इससे पहले रिकमेंड किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा जो एजुकेशन का बजट जो अब भी खर्च होता है वो होता है 2 से 2.5% तक बामुश्किल खर्च होता है एजुकेशन पे। तो उसमें भी अब जो है बाकी अखराजात जो शामिल करके उसको ज़्यादा शो करवा देते हैं बजट को। अच्छा, इसमें इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्राम क्लास 4 ऑनवर्ड, क्लास 4 से लेके ऊपर तक की तमाम क्लासेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होगा। इसके अलावा ये कहा गया था कि 6, 7, 8 से मतलब 6 से ऊपर वाली क्लासेस जो हैं सारे, यहाँ पे 6 होना है या 4 होना है, इसको मैं दोबारा इसको ना देख लूँगा। इधर स्लाइड में 6 था, प्राइमरी के बाद ही स्टार्ट हुआ था शायद। अच्छा, इसके अलावा BA B.Ed जो है वो तमाम टीचर्स के लिए जो एलिमेंट्री टीचर भर्ती किए जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन BA B.Ed रखी गई थी, और जो सेकेंडरी टीचर होने थे उनकी क्वालिफिकेशन MA B.Ed रखी गई थी, MA M.Ed फॉर हाई स्कूल टीचर्स। तो ये हमारी सारी पॉलिसीज थी। इसके बाद एक जो है हम SNC, उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर करवा दूंगा, ठीक है। वो अगर हमारे पास साथ आज लेक्चर ले रही हैं मिस अनीसा हैं पहला लेक्चर के अंदर।
तो इन्होंने इसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई हुई है नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो उनसे जो है एक लेक्चर में इसके ऊपर दिलवा दूंगा। तो इस तरह हमारा ये पॉलिसीज़ वाला चैप्टर है और इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन का चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका हम एक यहाँ तक एक टेस्ट ले लेंगे आपसे कल। यहाँ तक इसके हवाले से कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो वो शेयर कर लें। सर इसके ये जो है नोट्स आपने बनाए हैं, ये कोई बुक है कोई जिससे बनाए हैं या खुद से ही बनाए हैं? ठीक है, ये एक तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन की बुक है, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी की। ठीक है, वो मेरे ख्याल में बाकी यूनिवर्सिटी भी शायद उसको फॉलो करता हूँ कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की उससे मिलती जुलती बुक जो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन की एक उर्दू ज़बान में भी मैंने देखी थी। और एक ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर की उस वक्त बुक थी बीएड के हवाले से। इसके अलावा ये सारा मटेरियल जो है ये आपको मिल सकता है, बहुत सा मटेरियल इसमें से आपको जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एजुकेशन की बुक है, ये सारी पॉलिसीज जो है तकरीबन ये सेकंड ईयर की एजुकेशन की बुक। आप जाएंगे ना नेट पे गूगल पे भी लिख दें सेकंड ईयर एजुकेशन की बुक, लिख के सर्च करेंगे ना तो वहां से वो आप डाउनलोड कहीं कोई वेबसाइट पे पड़ी होगी, मिल जाएगी। चले सही है सर, ऐसे ही जो भी हम बुक स्टार्ट करेंगे उसके आप नोट्स हमें दे देंगे तो हमारे पास काफी ज़खीरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो जो मेरा पेपर के साथ मतलब मुख्तलिफ पेपर देता रहा हूँ मैं, तो उनमें क्वेश्चन जो पूछे जाते रहे वो भी मैंने बहुत सारे इनमें शामिल किए हुए हैं। चले सही है सर, हम तो यही नोट्स रख लेंगे ना, इतनी बुक्स तो हम इकट्ठी ले ही नहीं सकते ना पढ़ सकते हैं। इतनी बुक्स बेशक इकट्ठी ना लें, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है ना एजुकेशन की बुक उसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार स्टडी करें, उसमें से नोट्स बनाएं खुद भी। एक्सक्यूज मी सर, सर बीएड और एमएड की जो क्वालिफाइंग की सब्जेक्टिव बुक्स हैं उनको आप रिकमेंड करेंगे, उसमें से तैयारी कर सकते हैं या आपकी स्लाइड्स एनफ होंगी? स्लाइड तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये एनफ है, बहुत सा मटेरियल इसमें है, लेकिन स्टडी जो है वो तो जितनी मैक्सिमम आप करें उतना आपके लिए फायदा है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक कंसल्ट कर सकें। लेकिन स्टार्ट जो है वो स्लाइड से लें, स्लाइड करने के बाद आप क्वालिफाइंग करें, क्वालिफाइंग करने के बाद आप क्रुक्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ें, क्रुक्स ऑफ एजुकेशन भी पढ़ लें तो उसके बाद इल्मी कैप्सूल को पढ़ लें। फिर जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट के अंदर आपको एजुकेशन के हज़ारों सवाल मिल जाएंगे, उन पर प्रैक्टिस करें बार बार इसकी। सर क्रुक्स ऑफ एजुकेशन क्या है? क्रुक्स ऑफ एजुकेशन, हाँ, क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बुक, ये भी बुक है, ये किसने लिखी है? हाँ, ये किसने लिखी ये सर? मजीद बुक की बुक ही है मजीद, इसमें ये क्वालिफाइंग से तकरीबन मिलती जुलती है, कोई थोड़ा सा इजाफी चीजें हैं इसके अंदर। इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल है क्रक्स ऑफ एजुकेशन में, बहुत अच्छी बुक है, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा दिया हुआ है यहाँ पे। वो बंदा एक बार इतनी बड़ी बुक देख के वैसे भी घबरा जाता है। तो मैक्सिमम जो है ना आपके पास जब भी फ्री टाइम हो या मोबाइल के पे टाइम हो तो आप इसको जो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है उनके एमसीक्यूज आप सर्च करके वहाँ से करने की कोशिश करें। इस तरह जीके इंडिया वेबसाइट है इंडिया वालों की, उसके ऊपर एजुकेशन का पोर्शन भी है वहाँ से एजुकेशन के क्वेश्चन जो है वो सर्च करें, उनकी प्रैक्टिस करें और डिस्कशन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लें। फेसबुक पे एक जो ग्रुप बना हुआ है वो अदनान सगीर का, उसको भी उसमें भी देखा करें, पोस्ट वगैरह काफ़ी लोग डिस्कस करते थे पहले, तो अब शायद सर आपने ये बुक बोली थी कि डाउनलोड सर जो सर बीएड है, बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का और एमएड, ये नहीं अच्छा पढ़ लेना चाहिए सारी बुक से? ज्यादा तो बेहतर यही लगता है। हाँ, लेकिन वो बहुत लेंथी सिलेबस है, वो इतना तैयार करना अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जो ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है। एमसीक्यूज बुक शेयर की थी बाय परवेज इकबाल, तो सर काइंडली प्लीज थ्योरेटिकल भी कोशिश करें। चलो मैं कोशिश करूंगा, मिलती है तो वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन जो है वो मिस फातिमा अता ने लेना था और उनकी जो है हम साहेब वहाँ पे आज महफिल मिलाद हो रही थी, नाते वगैरह थी, तो उन्हें मैंने कहा था कि अगर सेशन वो ख़त्म हो जाता है मिलाद का प्रोग्राम तो वो क्लास ले लेंगी, नहीं तो फिर वो जनरल नॉलेज के हवाले से कोई वीडियो वगैरह बनाकर जो है वो आप खुद बना के शेयर कर देंगी ग्रुप के अंदर। तो वो अगर कहें तो वो बता दें कि वो क्लास लेंगी या वो वैसे ग्रुप में शेयर करेंगी मटेरियल।
चलो ठीक है सर, ओके सर फिर, उनका अल्लाह ग्रुप हाफिज। में मैसेज आया हुआ है अभी, नॉट आया हुआ मैसेज? पॉसिबल टुडे। हाँ जी ठीक है टुडे सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है ठीक। चलो इसका कल ना हम यहाँ तक एक टेस्ट लेंगे आपसे, ये पुलिस तक। ठीक है सर। ओके सर। ओके, अल्लाह सर हाफिज। ऑनलाइन